कहानी की शुरुआत होती है वर्मोंट के एक खूबसूरत जंगलों से घिरे इलाके से, जहां जॉन नाम का एक आदमी रहता है। लेकिन जॉन कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक ब्रिलियंट कॉमिक स्ट्रिप आर्टिस्ट था जिसने मैंड्रो नाम का एक सुपर हीरो कैरेक्टर बनाया था। मैंड्रो एक फियरलेस, पावरफुल और एक्शन ओरिएंटेड वॉरियर था जो कभी किसी से नहीं डरता और न ही किसी के सामने झुकता था। असल में जॉन ने अपने आइडियल सेल्फ को उसी कैरेक्टर में ढाल दिया था। पिछले 10 सालों से उसकी पूरी दुनिया मैंड्रो के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसकी पहचान, उसका पैसा, उसकी कला और उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसके दाहिने हाथ पर टिका है, जिससे वो अपनी ड्राइंग्स बनाता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन घर के अंदर की तस्वीर कुछ और ही थी। उसकी पत्नी एन एक इंडिपेंडेंट और रेस्टलेस औरत है जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। इन दोनों की एक छोटी बेटी थी, लिजी, जो इस परिवार की मासूमियत की आखिरी निशानी थी। वो बाहर खेल रही थी, तभी उसकी नजर एक छिपकली की पूंछ पर पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शरीर से पूरी तरह अलग हो जाने के बाद भी वो पूंछ लगातार हिल रही थी, जैसे उसे अभी तक एहसास ही न हो कि उसका अपने शरीर से रिश्ता टूट चुका है। लिजी ने अपने डैडी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जॉन ने उसे समझाया कि इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। नर्व एंडिंग्स कुछ समय तक रिएक्ट करती रहती हैं। शरीर का वो हिस्सा तुरंत ये नहीं समझ पाता कि उसका अपने होस्ट से कनेक्शन खत्म हो चुका है। यानी एक ऐसा कटा हुआ हिस्सा जो अब भी जिंदा महसूस करता है, अब भी रिएक्ट करता है और अब भी खुद को अपने शरीर का हिस्सा समझता है। जिसके बाद जॉन और एन कार लेकर बाहर निकले। कुछ ही देर में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। एन ने जॉन को बताया कि वो न्यूयॉर्क में अपना एक सबलेट अपार्टमेंट लेना चाहती है। उसने जॉन से कहा कि कुछ समय के लिए दोनों अलग रहकर अपने रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन जॉन के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। जॉन ने साफ कह दिया कि वो लिजी को लेकर एन को न्यूयॉर्क नहीं जाने देगा। एन ने भी दो टूक जवाब दिया कि वो हर हाल में जाएगी। इसी बहस के बीच उनकी कार के सामने एक स्लो मूविंग ट्रक आ गया। पीछे से एक इम्पेशेंट ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था। फ्रस्ट्रेशन में एन ने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। ठीक उसी पल जॉन ने पीछे वाले ड्राइवर को हाथ से सिग्नल देने के लिए अपनी खिड़की से अपना दायां हाथ बाहर निकाला। अगले ही सेकंड दो गाड़ियों के बीच एक भयानक टक्कर हुई और जॉन का दायां हाथ उसके शरीर से अलग हो गया और सड़क किनारे पड़े एक खेत में जा गिरा। कुछ ही देर में इमरजेंसी टीम पहुंची और जॉन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी तरफ पुलिस, इमरजेंसी वर्कर्स और खुद एन भी उस कटे हुए हाथ को ढूंढते रहे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो हाथ कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उसे निगल लिया। कुछ दिन जॉन हॉस्पिटल में ही था। डॉक्टर ने उसे बताया कि आने वाले समय में उसे फैंटम लिम्ब सेंसेशन महसूस होगी, यानी उसे बार बार ऐसा लगेगा जैसे उसका हाथ अब भी वहीं मौजूद है। उसे उंगलियां हिलती हुई महसूस होंगी, ठंड लगेगी, दर्द होगा, जबकि असल में वहां कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने समझाया कि उसका दिमाग अब भी उसी हाथ की पुरानी सेंसेशंस को याद रखेगा। और सचमुच जॉन को पहले ही अपनी गायब उंगलियां महसूस हो रही थीं। कुछ दिनों बाद जब वो घर लौटा तब भी वो इस हादसे से पूरी तरह टूट चुका था। तभी लिजी उसके पास आई। उसने जॉन की बैंडेज रिस्ट को देखा और मासूमियत से बोली कि उसने टीवी पर देखा था कि डॉक्टर्स एक बच्चे का कटा हुआ हाथ दोबारा जोड़ देते हैं, तो उनका हाथ कहाँ है। लेकिन इस सवाल का जॉन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसका हाथ हमेशा के लिए खो चुका था। इसके बावजूद उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बाएं हाथ से दोबारा ड्राइंग करने बैठा। लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि वो पहले जैसा कभी नहीं बना पाएगा। उसकी सबसे बड़ी पहचान उससे छिन चुकी थी। अगली सुबह जॉन उसी जगह पहुंचा जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका हाथ मिल जाए और डॉक्टर्स उसे दोबारा जोड़ सकें, लेकिन घंटों तलाश करने के बाद भी उसे अपना हाथ नहीं मिला। इसके कुछ समय बाद जॉन और उसका परिवार न्यूयॉर्क में आकर बस गए। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उसकी एडिटर कैरन वागनर ने उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। कैरन ने उसे बताया कि मैंड्रो कॉमिक स्ट्रिप बंद नहीं होगी। उसकी जगह अब एक नया आर्टिस्ट मैडॉक्स ड्राइंग्स बनाएगा, जबकि जॉन सिर्फ स्टोरी और कंटिन्यूटी लिखेगा। उसी समय कहीं और जॉन का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे हिलने लगा और पहली बार ऐसा लगा कि वो सचमुच जिंदा हो चुका है। खैर, कैरन से मिलने के बाद जॉन एन को लेने उसके जिम पहुंचा। न्यूयॉर्क आने के बाद एन ने जिम ज्वाइन कर लिया था और वहीं उसका ट्रेनर भी था, जो जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि एन और उसके ट्रेनर के बीच जरूरत से ज्यादा क्लोजनेस है। अगले दिन जॉन एक स्पेशलिस्ट के पास प्रोस्थेटिक हैंड लगवाने गया। वो मैकेनिकल हैंड काफी एडवांस्ड और पावरफुल थी, लेकिन उसमें वो फाइन कंट्रोल नहीं था जो ड्राइंग के लिए चाहिए होता है। यानी एक ऐसा कार्टूनिस्ट जिसकी पूरी पहचान उसके हाथ में थी।
अब कभी पहले की तरह ड्राइंग नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद जॉन और एन मैडॉक्स द्वारा बनाए गए मैंड्रो के सैंपल स्केचेस देख रहे थे। स्केचेस देखते ही जॉन का गुस्सा फूट पड़ा। मैडॉक्स ने सिर्फ ड्राइंग्स नहीं बदली थी, उसने मैंड्रो के पूरे कैरेक्टर को ही बदल दिया था। जो फियरलेस और डिसाइसिव वॉरियर जॉन ने बनाया था, उसे मैडॉक्स ने फिलोसॉफिकल, सेल्फ डाउटिंग और इमोशनली वनरेबल बना दिया था। हर पैनल में थॉट बबल्स भर दिए गए थे, जहां मैंड्रो एक्शन लेने की बजाय खुद पर सवाल उठा रहा था। जॉन के लिए यह सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर में बदलाव नहीं था, बल्कि उसकी अपनी आइडेंटिटी को मिटाने जैसा था। मैंड्रो उसके लिए सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि वही इंसान था जो वो खुद बनना चाहता था। पहले ही वो अपना हाथ और ड्राइंग एबिलिटी खो चुका है, और अब कोई दूसरा उसकी सबसे बड़ी क्रिएशन को भी बदल रहा है। ये उसके लिए एक और गहरा झटका था। अगले दिन जॉन फिर कैरन से मिलने गया, जहां मैडॉक्स भी मौजूद था। मैंड्रो को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। कैरन ने किसी तरह दोनों को शांत कराया, और जब उसने मैडॉक्स के सैंपल पेजेस दोबारा देखे तो वो पूरी तरह खराब हो चुके थे। पेजेस ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बर्बाद किया हो। कैरन गुस्से में जॉन पर चिल्लाने लगी, जबकि जॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उस मीटिंग के बाद कैरन और जॉन का प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी लगभग खत्म हो गया। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर एक शराबी भिखारी से हुई। वो शराबी जॉन का मजाक उड़ाने लगा और उसके साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन जॉन पहले ही अपनी परेशानियों में डूबा हुआ था, इसलिए उसने कोई झगड़ा नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही कहीं अंधेरे में छिपा उसका कटा हुआ हाथ सामने आया और उसने उस शराबी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उधर घर पहुंचने पर जॉन ने एन को उसी जिम ट्रेनर के साथ देखा जिसे वो शुरू से पसंद नहीं करता था। उसके मन में शक तो पहले से था, लेकिन उसने उस समय एन से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने कैरन के साथ अपना रिश्ता खत्म होने की बात बताई। उसने एक और बात बताई कि जब वो हॉस्पिटल में था, उसी दौरान नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के एक कम्युनिटी कॉलेज के प्रेसिडेंट ने उसे टीचिंग की जॉब ऑफर की थी। उसने कहा कि शायद अब वहीं उसके लिए नई शुरुआत करने का मौका हो सकता है। जॉन ने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए अकेला कैलिफोर्निया जाएगा, लेकिन उसकी ये सारी बातें उसका वो कटा हुआ हाथ भी सुन रहा था। अब जहां जॉन जाएगा, वहां उसका वो रहस्यमय कटा हुआ हाथ भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाएगा। अगले ही दिन जॉन कैलिफोर्निया पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसके कॉलीग ब्रायन ने उसे रिसीव किया। कॉलेज ने उसके लिए पास के जंगल में मौजूद एक पुराना कैबिन अरेंज किया था। कैबिन थोड़ा जर्जर और उदास था, लेकिन जॉन के पास उसे लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके बाद उसने कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉमिक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे। जॉन उन्हें मैंड्रो के फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए इमोशन समझा रहा था कि सिर्फ कुछ लाइंस से किसी कैरेक्टर का एंगर, फियर या कॉन्फिडेंस कैसे दिखाया जाता है। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने एक लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर बनाया था, अब कुछ अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के सामने लेक्चर देने तक सीमित होकर रह गया था। पर उसी क्लास में स्टेला नाम की एक लड़की थी। वो बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग थी। स्टेला फ्री, स्पिरिटेड, बेबाक और खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसने न सिर्फ जॉन के काम में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया, बल्कि धीरे धीरे जॉन में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। एक शाम वो जॉन का स्केचबुक लौटाने के बहाने उसके कैबिन पहुंची। वहीं दोनों के बीच लंबी बातचीत शुरू हुई। स्टेला ने जॉन के प्रोस्थेटिक हैंड को देखा और फिर ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उसमें कुछ भी असामान्य न हो। जॉन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक हर कोई उसके कटे हुए हाथ को एक ट्रेजेडी की तरह देखता था, जबकि स्टेला के लिए वो बस उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था। यही छोटी सी बात धीरे धीरे दोनों को करीब ले आई। कुछ ही समय में जॉन और स्टेला के बीच अफेयर शुरू हो गया। स्टेला अक्सर उसके कैबिन आने लगी और जॉन भी पहली बार एक्सीडेंट के बाद खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद जॉन अपने कॉलीग ब्रायन के साथ एक बार में शराब पी रहा था। बातचीत के दौरान ब्रायन ने बताया कि क्रिसमस ब्रेक में वो स्टेला रोश के साथ लॉस एंजलिस जा रहा है। ये सुनते ही जॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस स्टेला को वो अपना सबसे खास रिश्ता समझने लगा था, वही अब ब्रायन के साथ छुट्टियां बिताने जा रही थी। उसी पल उसके अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और बिट्रेयल का जहर भरने लगा। उसी शाम स्टेला जॉन के कैबिन पहुंची। उसने अंदर आकर जॉन को कई बार आवाज लगाई, लेकिन कैबिन खाली था। तभी उसकी नजर एक गिफ्ट पर पड़ी, जिसे जॉन शायद उसी के लिए लाया था। स्टेला ने जैसे ही वो गिफ्ट खोला, अचानक पीछे से वो रहस्यमय कटा हुआ हाथ उसके ऊपर टूट पड़ा। स्टेला कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस हाथ ने उसे अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। इसके बाद कहानी सीधे क्रिसमस पर पहुंचती है। एन और लिजी जॉन के साथ समय बिताने कैलिफोर्निया वाले कैबिन आए थे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल था,
लेकिन जॉन और एन के बीच की खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। आखिरकार एन ने वो बात कह दी जिसने जॉन की बची खुची दुनिया भी तोड़ दी। उसने बताया कि वो बिल रिकमैन नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। इतना ही नहीं, वो उसके साथ सैन फ्रांसिस्को जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। यानी एन अब पूरी तरह अपनी नई जिंदगी चुन चुकी थी। एन ने कहा कि बिल ने उसे वो सब दिया जो जॉन कभी नहीं दे पाया। उसके मुताबिक जॉन ने हमेशा मैंड्रो से प्यार किया, अपनी कॉमिक से प्यार किया, लिजी से प्यार किया, लेकिन उससे कभी नहीं। ये सुनते ही जॉन पूरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि वो लिजी को कभी एन के साथ नहीं जाने देगा, लेकिन एन ने साफ जवाब दिया कि अब फैसला हो चुका है और लिजी उसी के साथ जाएगी। उस रात कैबिन के अंदर एक भयानक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा था। कुछ दिन और बीत गए। एक रात जॉन कैबिन लौट रहा था, तभी रास्ते में ब्रायन ने उसे रोक लिया। वो बेहद परेशान था क्योंकि स्टेला कई दिनों से गायब थी। वो काम पर भी नहीं पहुंची थी। ब्रायन को शक था कि जॉन को उसके बारे में कुछ जरूर पता होगा, लेकिन जॉन ने साफ कहा कि वो कई दिनों से स्टेला से मिला ही नहीं है। ब्रायन का गुस्सा बढ़ता गया। उसने जॉन पर स्टेला के गायब होने का आरोप लगाया, जिसके बाद वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया। तभी अंधेरे से वही कटा हुआ हाथ निकला और उसने ब्रायन का गला इतनी ताकत से दबाया कि कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। उसी रात एन अपने कमरे में सो रही थी, जबकि जॉन दूसरे कमरे में था। अचानक पूरे कैबिन में एन की चीख गूंज उठी, क्योंकि उस रहस्यमय हाथ ने उसे दबोच लिया था। एन जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। जॉन भागकर उसके कमरे में पहुंचा, पर जॉन को देखते ही वो हाथ खिड़की से बाहर भाग गया। वो तुरंत एन के पास पहुंचा और उसे संभालने लगा। तभी एन की चीख सुनकर लिजी भी कमरे में आ गई। उसने अपनी माँ को बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े देखा और उसके पास जॉन खड़ा था। जॉन ने लिजी को उस रहस्यमय हाथ के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन लिजी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जैसे ही जॉन उस हाथ का पीछा करने बाहर निकला, लिजी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उसे लगा कि उसकी माँ पर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता ने किया है। इधर जॉन उस हाथ का पीछा करते करते कैबिन के पास बने एक पुराने स्टोर रूम तक पहुंच गया। वो अंदर सावधानी से तलाश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से उस हाथ ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त स्ट्रगल हुआ, लेकिन वो हाथ इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने जॉन का गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया। जब जॉन की आंख खुली, तब तक लिजी पुलिस को लेकर स्टोर रूम तक पहुंच चुकी थी। जॉन ने होश में आते ही पुलिस को उस रहस्यमय हाथ के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस ने स्टोर रूम और आसपास की तलाशी शुरू की। तभी उन्हें जॉन की कार की डिक्की से स्टेला और ब्रायन की लाशें बरामद हुईं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिन हत्याओं का इल्जाम जॉन उस रहस्यमय हाथ पर डाल रहा था, असलियत में वे सभी हत्याएं खुद जॉन ने की थीं। उसका कटा हुआ हाथ कभी जिंदा हुआ ही नहीं था। एक्सीडेंट के बाद जॉन गहरे डिप्रेशन में चला गया। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और उसकी दबी हुई हिंसा एक अलग अस्तित्व का रूप लेने लगी। वो रहस्यमय हाथ सिर्फ उसकी कल्पना था, जबकि सच ये था कि हर हत्या उसी ने अपने हाथों से की थी। लेकिन उसका दिमाग अपनी ही सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से जॉन को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज डॉक्टर बैर कर रही थी। कई थेरेपी सेशंस के दौरान उन्होंने जॉन की साइकोलॉजी को धीरे धीरे समझा और उसे उसकी हर किलिंग का सामना कराया। उन्होंने बताया कि सड़क पर मिले उस शराबी को जॉन ने ही गुस्से में मार डाला था। स्टेला, जिसने अनजाने में उसके अंदर बिट्रेयल की भावना पैदा कर दी थी, उसकी भी हत्या जॉन ने ही की थी। ब्रायन भी उसी गुस्से का शिकार बना। डॉक्टर बेयर ने समझाया कि वो सेवर्ड हैंड असल में जॉन के सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन था। उसकी दबी हुई रेज और गिल्ट ने एक इमेजिनरी एंटिटी का रूप ले लिया था, ताकि वो खुद को इन हत्याओं का जिम्मेदार न माने। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन पूरी कहानी को एक बार फिर उलट देता है। अपने फाइनल सेशन में डॉक्टर बेयर जॉन को एक गहरी हिप्नोटिक स्टेट में ले जाती हैं और उससे पूछती हैं कि इस समय उसे क्या दिखाई दे रहा है। जॉन धीरे से जवाब देता है कि उसे वही कटा हुआ हाथ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बेयर उससे पूछती हैं कि वो हाथ कहाँ है। जॉन शांत आवाज में कहता है, आपके पीछे, आपकी गर्दन के पास। डॉक्टर बेयर उसे समझाती हैं कि वो हाथ कभी था ही नहीं, वो सिर्फ उसकी अपनी रेज और इमेजिनेशन है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक वही सेवर्ड हैंड सचमुच डॉक्टर बेयर के पीछे प्रकट होता है और उनकी गर्दन को अपनी उंगलियों में जकड़ लेता है। देखते ही देखते वो उनकी हत्या कर देता है। जॉन रिस्ट्रेंट्स में बंधा हुआ ये सब देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। फिर वो आसानी से अपनी रिस्ट्रेंट्स ढीली करता है, उठकर खड़ा हो जाता है और यहीं द हैंड की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की एंडिंग इतनी कंफ्यूजिंग इसलिए लगती है क्योंकि ऑलिवर स्टोन ने जानबूझकर इसका कोई एक जवाब नहीं दिया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में हाथ जिंदा था
या फिर ये भी जॉन के टूटे हुए दिमाग का हिस्सा था? अगर साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि वो हाथ कभी रियल था ही नहीं। एक्सीडेंट में अपना दाहिना हाथ खोने के बाद जॉन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपना करियर और अपनी जिंदगी का मकसद भी खो दिया था। एन उससे दूर जा रही थी, स्टेला ने उसे ठुकरा दिया था और लगातार मिल रहे इमोशनल शॉक्स ने उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया। इसलिए उसके सबकॉन्शियस ने उसी कटे हुए हाथ को एक अलग एंटिटी बना दिया जो वो सारे काम कर रही थी जिन्हें जॉन खुद स्वीकार नहीं कर सकता था। इस थ्योरी को रियल साइकोलॉजी भी सपोर्ट करती है। पहली कंडीशन है फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है। जब कोई इंसान अपना कोई बॉडी पार्ट खो देता है, चाहे हाथ हो या पैर, तो उसका ब्रेन उस हिस्से को भूलने से इनकार कर देता है। उसे उस मिसिंग पार्ट में दर्द फील होता है, खुजली फील होती है, यहाँ तक कि मूवमेंट भी फील होती है। कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस में पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि उनका फैंटम लिम्ब उनकी मर्जी के बिना मूव करता है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब जॉन के बारे में सोचो, उसे अपने कटे हुए हाथ में फैंटम सेंसेशंस आ रही थी, लेकिन उसका ट्रॉमेटाइज्ड ब्रेन उन सेंसेशंस को एक एक्चुअल मूविंग किलिंग एंटिटी में बदल रहा था। साइंस में इसे सोमाटोपैराफ्रीनिया कहते हैं, जहां पेशेंट बिलीव करने लगता है कि उसका बॉडी पार्ट उसका अपना नहीं है या वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। जॉन का ब्रेन उसके मिसिंग हाथ को सचमुच देख रहा था क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि वो हाथ अब मौजूद नहीं है। दूसरी कंडीशन है डिसोसिएटिव ब्लैकआउट्स और ऑटोमेटिज्म। पूरी फिल्म में जॉन को बार बार ब्लैकआउट्स आते हैं और हर बार मर्डर्स भी उन्हीं मोमेंट्स में होती हैं। साइकोलॉजी में इसे डिसोसिएटिव ऑटोमेटिज्म कहा जाता है। इस कंडीशन में इंसान फिजिकली एक्टिव रहता है, वो चल सकता है, बात कर सकता है, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स एक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड उस समय पूरी तरह एब्सेंट होता है। बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसका एक रियल डॉक्यूमेंटेड केस है केनेथ पार्क्स का। इस इंसान ने नींद में ड्राइविंग की, अपनी सास को मार दिया और फिर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसे पूरी घटना की कोई याद नहीं थी। कोर्ट ने आखिरकार उसे एक्विट कर दिया। जॉन के साथ भी शायद यही हो रहा था। ब्लैकआउट में वो खुद मर्डर्स करता था, लेकिन होश आने पर अपने हाथ को ब्लेम करता था। उसका ब्रेन एक ऐसी एक्सप्लेनेशन बना रहा था जो उसे गिल्ट से बचा सके। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ फिट बैठता है, एनोसॉग्नोसिया, और शायद यही पूरी एंडिंग का सबसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। साइकाइट्रिस्ट बार बार जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि वो मेंटली इल है, लेकिन जॉन हर बार उसे रिजेक्ट कर देता है। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये एनोसॉग्नोसिया थी। ये एक रियल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को जेन्युइनली पता ही नहीं होता कि वो मेंटली इल है। उसका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। जितना ज्यादा कोई उसे समझाने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो उस बात को रिजेक्ट करता है। स्किज़ोफ्रेनिया के लगभग 50% पेशेंट्स इससे अफेक्ट होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग मेडिकेशन लेने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं। जॉन के लिए साइकाइट्रिस्ट दुश्मन बन गई थी, क्योंकि वो उसकी रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसके माइंड ने हाथ को प्रोड्यूस किया और साइकाइट्रिस्ट को मरवा दिया। एंडिंग में उसकी हंसी इतनी चिलिंग इसलिए लगती है क्योंकि उसके लिए वो सही साबित हो चुका था। उसके हिसाब से हाथ रियल था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। यही एनोसॉग्नोसिया का सबसे टेरिफाइंग फेस है, जब पेशेंट अपनी ही रियलिटी में जीत जाता है। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड की आईडी, ईगो और सुपर ईगो वाली थ्योरी भी इस फिल्म पर काफी फिट बैठती है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ह्यूमन माइंड 3 हिस्सों में बटा होता है। ईगो जो हमारी कॉन्शियस आइडेंटिटी होती है, सुपर ईगो जो हमारा मॉरल सेंस होता है, और आईडी जिसमें हमारी रॉ अनफिल्टर्ड डिजायर्स, एंगर और वायलेंट इम्पल्सेस छिपे होते हैं। आईडी कभी सोता नहीं, वो हमेशा वही करना चाहता है जिसे ईगो और सुपर ईगो रोकते रहते हैं। जॉन का हाथ दरअसल उसी आईडी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन था। उसकी वाइफ ने इंडिपेंडेंस चाही तो आईडी उसे मारना चाहता था। गर्लफ्रेंड ने किसी और में इंटरेस्ट दिखाया तो आईडी उसे खत्म करना चाहता था। और जब साइकाइट्रिस्ट ने उसके हाथ यानी उसके आईडी को डिसमिस करना शुरू किया तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा। साइकोलॉजिकली देखें तो जॉन लांसडेल का पूरा आर्क एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सालों तक अपने आईडी को बंद करके रखा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गया उस केज का लॉक भी टूट गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पूरी कहानी सिर्फ साइकोलॉजिकल थी तो असाइलम में वो हाथ आखिर आया कैसे? जॉन रिस्ट्रेंट्स में बंधा हुआ था, वो फिजिकली साइकाइट्रिस्ट को टच भी नहीं कर सकता था। फिर एयर वेंट से हाथ निकला और उसने साइकाइट्रिस्ट का गला दबा दिया। यही वो मोमेंट है जो पूरी साइकोलॉजिकल थ्योरी को एक झटके में चैलेंज कर देता है। यही वजह है कि ऑलिवर स्टोन ने जानबूझकर ऐसे क्लूज छोड़े जो साइकोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं
और सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन को भी। वो ऑडियंस को कोई कंफर्टेबल आंसर देना ही नहीं चाहते थे। तो आखिर सही आंसर क्या है, साइकोलॉजिकल या सुपरनैचुरल? असल में ऑलिवर स्टोन का जवाब शायद यही है कि दोनों, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि रियलिटी और डिल्यूजन के बीच की लाइन, खासकर जब एक ट्रॉमेटाइज्ड, ब्रोकन और एनरेज्ड माइंड इन्वॉल्व हो, कभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं होती। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि जॉन ने खुद सारी मर्डर्स की हों। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि वो हाथ जेन्युइनली सुपरनैचुरल हो। और हाँ, ये भी पॉसिबल है कि दोनों बातें एक साथ सच हों। यानी जॉन का माइंड इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने अपने सेवर्ड हाथ को लिटरली एनिमेट कर दिया। साइकोलॉजी में इसे साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, जहां माइंड इतना पावरफुल हो जाता है कि वो फिजिकल रियलिटी को भी ऑल्टर कर देता है। और दोस्तों, एंडिंग में जॉन की जो हंसी सुनाई देती है वो इसलिए इतनी डरावनी लगती है क्योंकि चाहे एक्सप्लेनेशन कोई भी हो, एक बात तय है, जॉन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका ईगो और सुपर ईगो खत्म हो चुके थे। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची थी, आईडी। और वो आईडी अब किसी भी रिस्ट्रेंट में बंधने वाली नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी द हैंड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।